दोस्तों, हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिससे वह प्रभावित होता है और उसकी कार्यशैली से प्रेरित होकर अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाते हुए अपने आदर्श के जैसा बनने का प्रयास करता है। अपने विचारों और अपने कार्यों से लोगों के दिलों में छाप छोड़ने वाले एक देशभक्त और प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व की बात आज हम करेंगे। इनकी सादगी और ईमानदारी की बातों से पूरा देश वाकिफ है। एक बार एक कर्मचारी की एक छोटी सी गलती इन्होंने पकड़ ली और किसी को सजा दिए बिना सभी को बुलाकर कहा, इंटीग्रिटी और पारदर्शिता किसी भी संगठन की आत्मा है। इनकी बातों को सुनकर वह कर्मचारी अपने अंदर सुधार ले आता है क्योंकि उसे अपनी गलती का आभास हो जाता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने टीम को मोटिवेट करके हर कठिनाई को अवसर में बदलना जानते हैं। ऐसे थे उद्योगपति महान देशभक्त रतन टाटा। जी हाँ, रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से थे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। ये टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता अलग हो गए। इनकी दादी ने इन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किल आए, हमेशा अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत देना। क्योंकि इनके माता पिता अलग हो गए थे, इसलिए जब ये स्कूल जाया करते थे तो कुछ बच्चे इनके परिवार की स्थिति का मजाक उड़ाते थे। लेकिन रतन टाटा चुप रहकर अंदर से मजबूत बनते गए। उन्होंने ना तो गुस्सा किया और ना ही हार मानी, बल्कि यह ठान लिया कि मैं अपने काम और व्यवहार से खुद को साबित कर दूंगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहते हुए इनकी नेतृत्व क्षमता, सादगी और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें एक अलग पहचान देती है। इनकी शिक्षा मुंबई से हुई और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया। 1962 में टाटा ग्रुप में एक सामान्य कर्मचारी की तरह इन्होंने काम शुरू किया। जब रतन टाटा ने स्टील प्लांट में काम शुरू किया तो वे बाकी कर्मचारियों के साथ ही काम करते थे, चाहे गर्म भट्टी के पास काम करना हो या कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करना हो, जिससे उन्हें कर्मचारी की समस्याओं को समझने में आसानी होती थी और बाद में कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए नीतियों में सुधार कर देते थे। एक समय उन्होंने ऐसा भी देखा जब 1991 में टाटा ग्रुप आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। तभी रतन टाटा ने कर्मचारियों की छटनी करने के बजाय नए अवसर और प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उनका मानना था कि कर्मचारी कंपनी की ताकत होते हैं। एक बार की बात है जब रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार स्कूटर पर 4 लोग बैठकर जा रहे हैं। इससे उनके मन में ऐसे लोगों के लिए जो लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, उनको भी कम कीमत में एक सस्ती और सुरक्षित कार आम आदमी के परिवार की पहुंच के अंदर हो बनाने का विचार किया। और इसी सोच के साथ टाटा नैनो का जन्म हुआ, जिसे आम आदमी की कार कहा गया। रतन टाटा समस्या को अवसर में कैसे बदला जाए ये भली भांति जानते थे। 2008 में टाटा ग्रुप ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। उस समय यह कंपनी घाटे में थी। रतन टाटा ने कर्मचारियों पर भरोसा किया, नई रणनीति अपनाई और कंपनी को फिर से लाभ में ला दिया। 2008 का जब मुंबई अटैक हुआ 26/11, तो इस दौरान ताज महल पैलेस होटल के कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की और हर प्रभावित कर्मचारी को आर्थिक सहायता और नौकरी की सुरक्षा दी।
रतन टाटा का मैनेजमेंट का तरीका बहुत ही अद्वितीय था। उन्होंने हमेशा कर्मचारियों के सम्मान और विश्वास को बनाए रखा। सादगी और विनम्रता इनके अंदर भरपूर थी। ये एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक ऐसे लीडर भी थे जो कर्मचारियों को अपना परिवार मानते थे। उनकी सोच और काम करने का तरीका यह सिखाता है कि अगर आप अपने लोगों का ध्यान रखते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। रतन टाटा के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अधूरा प्यार भी काफी दिलचस्प और आपको भावुक कर देगा। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में काम करने के दौरान उन्हें सच्चा प्यार हुआ था और बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन इसी दौरान इंडो चाइना वार छिड़ गया और इस कारण से लड़की के माता पिता ने भारत आने की अनुमति नहीं दी। इनके जीवन से जुड़ा और भी कई कहानियां हैं जो आगे हम बताएंगे। रतन टाटा अपनी बीमार दादी की देखभाल के लिए भारत लौट आए और उनकी प्रेमिका अमेरिका में ही रह गई। इस तरह रतन टाटा ने बताया कि वे 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाई। इस तरह उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन देश के काम और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना इस देश के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक देशवासियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ। ऐसे व्यक्ति की छवि हम सबके दिलों से कभी धूमिल नहीं होगी। ऐसे प्रेरणादायक बायोग्राफी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।